मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई सालों में इतनी शोहरत हासिल की थी कि सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था कि आज़ाद जिस दिन पैदा हुए वो 50 साल के हो गए। वो बचपन में ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर तकरीर करते थे और बहनों से कहा करते थे कि वो उन्हें घेर लें और उनकी तकरीर पर तालियां बजाएं। ये तहरीर है रेहान फजल की और इसे आप नादिया सुलेमान से सुन रहे हैं। आज़ाद का पूरा नाम अब्दुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद था। वो सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। उनके वालिद खैरुद्दीन 1857 की बगावत से पहले सऊदी अरब चले गए थे। वो अरबी जबान के बहुत बड़े माहिर और इस्लामी सहीफों के आलिम बन चुके थे। खैरुद्दीन 1895 में इंडिया वापस आए और अपने खानदान के साथ कलकत्ता में सकूनत इख्तियार की। आज़ाद ने किसी स्कूल, मदरसे या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। उन्होंने अपनी तमाम तालीम घर पर हासिल की और उनके वालिद उनके पहले उस्ताद थे। आज़ाद जब 11 साल के थे तो उनकी वालिदा की वफात हो गई और 11 साल बाद उनके वालिद भी चल बसे। आज़ाद एक कौम परस्त थे। महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई थी। तहरीक आज़ादी में उनका किरदार तहरीक खिलाफत से शुरू हुआ। 1923 में पहली बार कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। 1940 में वो एक बार फिर कांग्रेस के सदर बन गए। हाल ही में आज़ाद की सवानह उम्री लिखने वाले सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, आज़ाद का ताल्लुक हकीम अजमल खान, डॉक्टर एम ए अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मुहानी जैसे रहनुमाओं के जुमरे में था जो खुद को मुस्लिम लीडर कहना पसंद नहीं करते थे। सैयद इरफान हबीब लिखते हैं, निजी जिंदगी में वो सभी अकीदतमंद मुसलमान थे, लेकिन तहरीक खिलाफत के अलावा उन्होंने अवामी जिंदगी में कभी अपने मजहब को सामने नहीं आने दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कुरान का उर्दू में तर्जुमा करने की पहल की। जब आज़ाद दूसरी बार कांग्रेस के सदर बने, मोहम्मद अली जिन्ना का अलहदा मुसलमान मुल्क का मुतालबा जोर पकड़ चुका था। जिन्ना ने मुसलमानों से कहना शुरू कर दिया था कि वो सफेद फार्म हुक्मरानों की जगह हिंदू हुक्मरानों को लाने की गलती ना करें। आज़ाद को जिन्ना को इस बात पर कायल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के सैकड़ों सालों तक एक साथ रहने के बाद अलहदगी का मुतालबा मुस्बत नहीं होगा। आज़ाद पर जिन्ना का गुस्सा इतना था कि उन्होंने उन्हें लिखा, मैं आपसे कोई बात या खतो किताबत नहीं करना चाहता। आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों का एतमाद खो दिया है। क्या आपको अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको एक बेशरम मुसलमान बना दिया है? सदर, आप ना तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और ना ही हिंदुओं की। अगर आप में कोई इज्जत नफ्स है तो कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दें। आज़ाद ने जिन्ना के खत का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जिन्ना के इस इस्तदलाल का मुकाबला किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग तहजीबें हैं और उनके अफसाने और हीरो मुख्तलिफ हैं। महादेव देसाई ने आज़ाद की सवानह उम्री में लिखा कि आज़ाद ने कहा कि 1000 साल पहले तकदीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ आने का मौका दिया था। हम एक दूसरे से लड़े होंगे, लेकिन हकीकी भाइयों के दरमियान भी लड़ाई होती है। आपस के इख्तलाफात पर जोर देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दो इंसान एक जैसे हैं। आज़ाद की सियासी जिंदगी के सबसे बड़े हरीफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। राजमोहन गांधी अपनी किताब एट लाइफ्स अ स्टडी ऑफ द हिंदू मुस्लिम एनकाउंटर में लिखते हैं, जिन्ना हमेशा मगरिबी तर्ज के महंगे सूट पहनते थे, जबकि आज़ाद का लिबास शेरवानी, चूड़ीदार पजामा और फैज टोपी होता था। वो लिखते हैं, आज़ाद और जिन्ना दोनों दराज कद थे, दोनों सुबह सवेरे उठते थे, दोनों चेन स्मोकर थे, दोनों को आम लोगों से मिलना पसंद नहीं था और दोनों अक्सर बड़े हुजूम के सामने तकरीरें करते थे। जब जिन्ना अकेले थे वो अपने सियासी मंसूबे बनाते थे, जबकि आज़ाद अपना वक्त कई जबानों में तारीख की किताबें पढ़ने में सर्फ करते थे। महात्मा गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई का ख्याल था कि आज़ाद के पास कभी भी सही अल्फाज की कमी नहीं थी और आज़ाद वो शख्स थे जो कांग्रेस की मीटिंगों में सबसे ज्यादा बोलते थे। मौलाना आज़ाद का ख्याल था कि जिन्ना को कौमी रहनुमा बनाने में गांधी का किरदार था। आज़ाद अपनी सवानह उम्री इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, जिन्ना ने 20 की दहाई में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी सियासी अहमियत खो दी थी, लेकिन गांधी की वजह से जिन्ना को हिंदुस्तानी सियासत में वापस आने का मौका मिला। आबादी के एक बड़े हिस्से को शक था जिन्ना की सियासी सलाहियत के बारे में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे भाग रहे हैं तो उनमें जिन्ना के लिए एक नया एहतराम पैदा हुआ। आज़ाद लिखते हैं,
ये गांधी जी ही थे जिन्होंने जिन्ना के नाम अपने खत में कायदे आजम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ये खत फौरी तौर पर अखबारात में छपा। अगर वो आजम कहकर मुखातिब है तो उनमें कोई खास बात जरूर है। सन 1937 के इंतखाबात के बाद आजाद को शुमाली रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में आजाद ने मुस्लिम लीग के 2 अरकान खलीकुज़्ज़मान और नवाब इस्माइल खान को कांग्रेस की काबीना में शामिल होने की दावत दी। वो इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के सदर जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि मुस्लिम लीग को काबीना में सिर्फ एक जगह दी जा सकती है। राजमोहन गांधी लिखते हैं, आजाद के कहने पर महात्मा गांधी ने भी मुस्लिम लीग के 2 अरकान को उत्तर प्रदेश की काबीना में शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन नेहरू ने अपना फैसला नहीं बदला। मुस्लिम लीग ने भी एक जगह पर इत्तेफाक नहीं किया। इस तरह मौलाना आजाद की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लीग इत्तेहाद की कोशिश नाकाम हो गई। आजाद ने बाद में अपनी सवानह उम्री इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, ये नेहरू के रवैये की वजह से था कि जिन्ना मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के इत्तेहादी की हिमायत बरकरार रखने में कामयाब हुए, जो एक मौके पर जिन्ना को छोड़ने के लिए तैयार था। आजाद ने बाद में अपनी सवानह उम्री इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, ये नेहरू के रवैये की वजह से था कि जिन्ना मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के इत्तेहादी की हिमायत बरकरार रखने में कामयाब हुए, जो एक मौके पर जिन्ना को छोड़ने के लिए तैयार था। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को एक नई जिंदगी मिली। जिन्ना ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इसका नतीजा पाकिस्तान की तख्लीक की सूरत में निकला। चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने अपनी किताब पाथवे टू पाकिस्तान में भी लिखा है, आजाद का ये सोचना गलत नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ही रखी गई थी। वो लिखते हैं, अगर आजाद अपनी बात पर डटे रहते और इस मामले पर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकी देते तो हालात बदल जाते, लेकिन आखिरी वक्त में आजाद पीछे हट गए। 1938 में जब कांग्रेस सदर के तौर पर सुभाष चंद्र बोस की मुद्दत खत्म हुई तो मौलाना आजाद का नाम हर किसी के लबों पर था। महादेव देसाई मौलाना की सवानह उम्री में लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने उनसे ओहदा संभालने के लिए कहा था, लेकिन बोस मजीद 1 साल कांग्रेस के सदर के तौर पर रहना चाहते थे। आजाद ने गांधी की पेशकश कबूल नहीं की क्योंकि वो बंगाल में अपने बहुत से मफादात की वजह से ऐसा करने से कासिर थे, लेकिन तब तक बोस बंगाल के हीरो बन चुके थे। उसी साल होने वाले इंतखाबात में सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने पटाभी सीतारामैया को शिकस्त दी, जिसकी हिमायत गांधी जी ने की। 1939 में गांधी ने एक बार फिर मौलाना से कांग्रेस की क़यादत करने को कहा। इस बार आजाद ने इत्तेफाक किया। उन्हें कुल 1854 वोट मिले, जबकि उनके हरीफ M.N. राय सिर्फ 183 वोट हासिल कर सके। जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की तो मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर थे। उन्हें कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों के साथ गिरफ्तार करके अहमदनगर किला ले जाया गया और कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें 32 माह बाद अप्रैल 1945 में रिहा किया गया। सितंबर 1946 में जब उबूरी हुकूमत कायम हुई तो आजाद ने इब्तिदा में गांधी और नेहरू की दरखास्तों के बावजूद मरकजी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की। गांधी और नेहरू के बार बार इसरार के बाद उन्होंने 4 माह बाद वजीर तालीम का ओहदा संभाल लिया। जब माउंटबेटन ने इख्तिदार संभालने के बाद तक़सीम हिंद का अमल शुरू किया तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उसकी सख्त मुखालिफत की। एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन्होंने मुल्क के टुकड़ों में बंटने को कबूल नहीं किया। उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, हिंदू अक्सरियती मुल्क में जब लाखों मुसलमान जागेंगे तो वो देखेंगे कि वो अपने ही मुल्क में अजनबी और परदेसी बन चुके हैं। मार्च 1947 तक सरदार पटेल हिंदुस्तान की तकसीम के लिए तैयार हो चुके थे और नेहरू ने इस सच्चाई को तकरीबन तस्लीम कर लिया था। आजाद लिखते हैं, मुझे उस वक्त शदीद दुख और हैरत हुई जब उबूरी हुकूमत में पोलराइजेशन से तंग आकर सरदार पटेल ने मुझसे एतराफ किया, हमें ये पसंद है या नहीं, हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं। नेहरू ने भी गमगीन लहजे में मुझसे कहा, मैं तकसीम की मुखालिफत करना छोड़ दूं। 31 मार्च को जब गांधी मशरिकी बंगाल से दिल्ली वापस आए तो आजाद ने उनसे मुलाकात की। आजाद लिखते हैं, गांधी जी ने मुझसे कहा कि तकसीम अब एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा लगता है कि वल्लभ भाई पटेल और यहाँ तक कि जवाहरलाल ने हथियार डाल दी है। क्या आप मेरा साथ देंगे या आप भी बदल गए हैं? मैंने जवाब दिया कि तकसीम के खिलाफ मेरी मुखालिफत इससे ज्यादा मजबूत कभी नहीं रही। मेरी वाहिद उम्मीद तुम हो। अगर आप भी इस बात को मान लेते हैं तो ये हिंदुस्तान की हार होगी। उस पर गांधी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ मेरी लाश पर तकसीम कबूल करेगी।
लेकिन 2 माह बाद गांधी जी ने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका दिया जब उन्होंने कहा कि तकसीम को मजीद रोका नहीं जा सकता। आजादी के बाद जब हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू किया तो आजाद ने उन्हें मशवरा देने की कोशिश भी की। सैयदा सैयद हमीद ने अपनी किताब मौलाना आजाद इस्लाम और इंडियन नेशनल मूवमेंट में लिखा है, मौलाना ने उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा, तुम अपने मादरे वतन को छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस तरह आपके जाने से मुसलमानाने हिंद कमजोर हो जाएंगे। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके अपनी अलग अलग शनाख्त का दावा करना शुरू कर देंगे। हो सकता है बंगाली, पंजाबी, सिंधी और बलोच खुद को अलग कौम करार दें। पाकिस्तान में आपकी क्या हैसियत होगी? मेहमानों को मदऊ नहीं किया जा सकता। हिंदू अपने मजहबी हरीफ बने, लेकिन यकीनी तौर पर इलाकाई और कौमी हरीफ नहीं। आजाद को महात्मा गांधी का बेपनाह एहतराम था, लेकिन उन्होंने उनके तमाम नजरियात को कबूल नहीं किया। वो गांधी जी की मौजूदगी में खुले आम सिगरेट पीते थे, जबकि ये बात मशहूर है कि गांधी जी सिगरेट पीने वालों को पसंद नहीं करते थे। आजाद को शराब पीने का भी शौक था। नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मिठाई अपनी किताब में लिखते हैं, मौलाना आजाद एक पढ़े लिखे मुसलमान स्कॉलर थे, लेकिन उन्हें दुनिया की अच्छी चीजें भी पसंद थी। जब वो वजीर तालीम के तौर पर मगरबी जर्मनी के दौरे पर गए तो वहाँ हिंदुस्तानी सफीर A.C.N. नंबियार ने उनकी अपने घर में मेजबानी की। वो जानते थे कि मौलाना को शराब का शौक है, इसलिए उन्होंने अपने घर में उनके लिए एक छोटा सा शराब खाना बनाया। वो लिखते हैं, मौलाना बैरून मुल्क सफर करते वक्त शैंपेन पीना पसंद करते थे। वो अकेले पीते थे और नहीं चाहते थे कि कोई और उनके साथ आए। नंबियार ने कई जर्मन वुज़रा को मदऊ किया था। इशाया खत्म हुआ, आजाद खाने के कमरे से निकले और चले गए अपने कमरे में अकेले शैंपेन पीने के लिए। मिठाई लिखते हैं, मौलाना दिल्ली में कभी भी अशाई में शरीक नहीं होते थे। यहाँ तक कि नेहरू की रिहाइशगाह पर भी वो गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में दिए जाने वाले दिन के अशाई में शरीक होते थे। हत्ता कि काबीना की मीटिंग भी जो अमूमन शाम 5 बजे होती थी, मौलाना जल्दी 6 बजे उठते थे, चाहे कोई भी अहम मौजू क्यों न हो। घर पहुंचकर विस्की, सोडा और समोसे की प्लेट मंगवाते थे। शराब पीते हुए सिर्फ चंद लोगों को ही उनसे मिलने की इजाजत थी। उनमें वज़ीर आज़म नेहरू, अरुणा आसिफ अली और आज़ाद के पर्सनल सेक्रेटरी हुमायूं कबीर शामिल थे, जो बाद में मरकजी वजीर बने। बदरुद्दीन तैयब जी, जो 50 की दहाई में नेहरू और आज़ाद के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं, पंडित जी और आज़ाद की मुलाकातें कम होती गईं, जबकि कृष्णा मेनन काबीना में ना होने के बावजूद नेहरू के करीब रहे। चीफ एडवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मौलाना आजाद हमेशा सेहत के मसाइल से नबरूद आजमा रहे। वो वर्जिश करना और यहाँ तक कि सुबह चहलकदमी करना बिल्कुल नापसंद करते थे। वो हमेशा किताबों से चिमटे रहते थे। वो ना तो घर से निकलते थे और ना ही किसी को अपने घर बुलाते थे। वर्जिश ना करने की वजह से उनकी टांगे अकड़ गई थी। वो हल्का सा लंगड़ा कर चलते थे और अपने गुस्ल खाने में भी 2 बार गिर चुके थे। 19 फरवरी 1958 को वो एक बार फिर अपने गुस्ल खाने में गिर गए। इस बार उनकी कमर की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर में उन्हें होश आया। जब नेहरू उनसे मिलने आए तो उन्होंने उन्हें देखकर कहा, जवाहिर, खुदा हाफिज। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस चोट से ना संभल सके और 22 फरवरी 1958 को सुबह 2 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गए।